नमस्ते टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू टुडे सेशन। तो आज का जो वीडियो है वो मैंने विजय माल्या की कुंडली की एनालिसिस के ऊपर रखा है। तो आज हम इनकी कुंडली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इनकी कुंडली में क्या क्या योग है एंड इट विल बी अ वेरी गुड केस स्टडी। हाल ही में मैंने इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद मुझे लगा कि आई शुड डू अ एनालिसिस ऑन हिज चार्ट एंड अंडरस्टैंड कि योग कैसे बन रहे थे और किस कारण से ये सारा जो इश्यूज था वो क्रिएट हुआ। तो इस कारण से आज हम इनका चार्ट लेंगे। चार्ट लेने से पहले मैंने थोड़ा इनका बैकग्राउंड चेक किया, थोड़ा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का भी देखा, लेकिन इट सीम्स दैट कि इनका जो चार्ट है दैट इज़ इन वेरी गुड शेप और यहाँ पे कोई भी रेक्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो जितना भी इनके चार्ट में से जो योग मुझे मिल रहा था वो पूरी तरह से इनके पर्सनालिटी के साथ मैच कर रहा था, तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। तो इसीलिए ये सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इनका चार्ट कुछ इस तरह का है। यहाँ पे अगर आप चार्ट देखें तो ये कुंभ लगन का आ रहा है और कुंभ लगन के साथ साथ यहाँ पे चंद्रमा 12वें घर में है। तो एक चीज़ तो आप अ, ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि अगर चंद्रमा 12वें घर में चला जाता है तो ऐसे लोग थोड़ा एक केयर फ्री टाइप, केयरलेस टाइप, या फिर एक तरह से कहिए कि अ, जो आपका डेली लाइफ का जो इश्यूज है उसको एड्रेस नहीं करते। दे लिव इन काइंड ऑफ एन इग्नोरेंस। बहुत हद तक लोग ऐसे केयरलेस भी होते हैं। वो चीज़ों को ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पाते। केयरलेसनेस तो एक है, एब्सेंट माइंडेडनेस भी एक है, और एक ये है कि आप लैविशली ज़्यादा जीते हो अगर आपका चंद्रमा 12वें घर में। तो चंद्रमा 12वें घर का जो सिग्निफिकेंस यहाँ पे आता है वो ये है कि ये आपके खर्चे के ऊपर ज़्यादा सेंटर्ड है या आपके लैविशली लिविंग के ऊपर ज़्यादा सेंटर्ड है। आप जो कमाते हैं वो आपके 11वें घर से आता है और जो आप खर्च करते हैं वो 12वें घर से। तो ये सीक्वेंस अगर आप देखें तो एक बहुत ही अच्छा सीक्वेंस आपको मिलता है। तो 10वां घर जो होता है वो आपके कर्म का होता है, उसके बाद 11वां घर जो होता है वो आपके कमाई का, और उसके बाद जो खर्चे का। अब मन अगर 12वें घर में है विच इज़ मोर टूवर्ड्स स्पेंडिंग, विच इज़ मोर टूवर्ड्स एब्सेंट माइंडेडनेस, एक आइसोलेशन, या फिर अपने आप को ज़्यादा, एक होता है ना कि आइसोलेट करके अपने इच्छा को पूरा करने का। तो उस तरफ अगर चंद्रमा चला जाता है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस। एट द सेम टाइम यहाँ पे अब लैविशली अगर आप खर्च कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो एक तो ये कि अंदर से एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वो आना चाहिए कि आप इतना लैविशली खर्च कर सकते हैं। एक अंदर से वो पुश होना चाहिए, है ना। तो वो पुश कहाँ से आता है? एक तो ये कि ये जो कॉन्फिडेंस आता है ये सूर्य से आता है। सूर्य अगर आपका 11वें घर में होता है तो 11वें घर का सूर्य आदमी को कॉन्फिडेंट बहुत बनाता है। एंड एट द सेम टाइम अगर शुक्र भी 11वें घर में है, शुक्र का 11वें घर में होना ये आदमी को स्टाइलिश काफ़ी बना देता है। आप ऐसे लोगों को बहुत कम देखेंगे कि उनका स्टाइल स्टेटमेंट में कोई कमी है। जैसे एक उदाहरण के लिए, आप अगर महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको शुक्र जो है वो 11वें घर में मिलेगा। अब आपको पता है कि एमएसटी जब इंडियन टीम में आए थे तब उनके लंबे लंबे बाल थे, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश प्लेयर थे और मतलब कि अपने तरह के एक अलग कैटेगरी में थे, कोई उनके तरह नहीं था। तो ये एक होता है कि जिनका भी सूर्य 11वें घर में होता है तो मैंने देखा कि काफ़ी स्टाइलिश होते हैं ऐसे लोग, और ये स्टाइल एक पर्सनालिटी में एक चार्म क्रिएट कर देता है। साइड बाय साइड अगर यहाँ पे आप देखें तो राहु और शनि हैं, ये 10वें घर में है। उपाच्य घरों में राहु और शनि काफ़ी अच्छे फल देते हैं। और राहु जो 10वें घर में अगर आपका बैठ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बना देता है। यहाँ पे भी वही है कि कभी कभी अब ये राहु शनि के साथ है तो ये आपको ओवर एम्बिशियस बना देता है किसी चीज़ को लेकर के। तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के। शनि यहाँ पे आपको प्रोफेशनल वाइज भी एक काफ़ी अच्छा एक स्टेबिलिटी आपको देता है, काफ़ी ज़्यादा आपको पुश करता है आपको आगे बढ़ने के लिए। उस हिसाब से ये प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करिएगा कि जुपिटर जो है यहाँ पे, बृहस्पति जो है वो सप्तम भाव में है। एक चीज़ आप अपने कुंडली में भी देख सकते हैं। जुपिटर का एक रूल जो आप सभी को पता होगा वो ये होता है कि जुपिटर जहाँ पे भी देखता है वहाँ पे वो समृद्धि लाता है, वहाँ पे वो खुशी लाता है, और जहाँ पे वो बैठता है वहाँ पे थोड़ा हानि करता है। अब यहाँ पे इसको इस तरह से समझिए कि जुपिटर जो है
वो सातवें घर का जो एनर्जी है, सातवें घर का जो पावर है, उसको यूज करके लग्न को बल दे रहा है। इसका मतलब कैसे समझे कि सातवां घर जो हमारा होता है वो इंटरपर्सनल रिलेशन का होता है, सामने वाले के साथ रिलेशन कैसे होते हैं उसका। और जुपिटर अगर वहाँ बैठा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपना जितना भी सपोर्ट है, अपना अपने लिए जितने सारे भी कंफर्ट है, सामने वाले को प्रॉब्लम में रख करके, सामने वाले के साथ रिलेशन खराब करके अपने आप को कंफर्ट दूंगा। मतलब कि ये, अगर सामने वाले के साथ मेरा रिलेशन खराब हो जाए या फिर उसका नुकसान हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरे कंफर्ट में कोई कमी नहीं आना चाहिए। ये बहुत हद तक मैंने जितनी सारी भी कुंडलियाँ देखी है, तो इसमें ये पैटर्न मैंने देखा है। अगर आपके सप्तम भाव में जुपिटर है तो ऐसे लोग दूसरे के लिए या दूसरों के साथ रिलेशन के बारे में नहीं सोचते। सामने वाले का अगर नुकसान होता है तो उसके बारे में भी नहीं सोचते, ये बस अपने बारे में सोचते हैं। अब इसका ठीक उल्टा है, जिसका लग्न में जुपिटर होता है, और आप लोगों को सभी को पता होगा कि लग्न में जुपिटर बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। तो अगर जुपिटर लग्न में हो जाता है तो ये क्या करता है कि अ, भले ही आप डिस्कम्फर्ट में हो जाए, लेकिन आप पूरी कोशिश करते हैं कि सामने वाला अ, वो अच्छे जगह पे रहे, या फिर मतलब कि उसके लिए कंफर्ट की कोई कमी ना हो, सामने वाले को आप कंफर्टेबल फील कराते हो। और यहाँ पे सप्तम में अगर बृहस्पति है तो सामने वाला आपको कंफर्टेबल फील कराता है, बीट एनीवे। तो वो मतलब कि आप सामने वाले को धोखा दे करके या फिर उसको मैनिपुलेट करके भी कर सकते हो, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द चार्ट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि राहु शनि अगर साथ में हो जाए और चंद्रमा अगर आपका कमज़ोर हो, तो ऐसा मैंने देखा है कि इन लोगों को, मतलब कि कोई भी एक तरह से कहिए एडिक्शन, एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। चाहे वो शराब का होगा, ड्रग्स का भी हो सकता है, या फिर किसी भी एक शौक को लेकर के दे आर क्वाइट एडिक्टेड टू समथिंग। अब यहाँ पे दो कंडीशन, आपका चंद्रमा भी खराब होना चाहिए। अगर चंद्रमा अच्छा है तो यहाँ पे होता क्या है कि आप अपना जो ये एनर्जी है राहु और शनि का, इसको एक प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये आपका चंद्रमा खराब है तो आप अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस योग का खराब इस्तेमाल आप करते हैं। और अगर आप ये कुंडली पूरी तरह से देखें, अगर ओवरऑल देखें, तो जितने सारे ग्रह हैं दैट इज सेंटर्ड अराउंड 9th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस, मतलब कि ये इंसान को तो भाग्यशाली बहुत बना देता है। साथ ही साथ केंद्र में बृहस्पति है और लग्न को सीधा सीधा बल दे रहा है, तो बचपन से ही कंफर्ट की कोई कमी नहीं रही होगी। इन सारे एस्पेक्ट में ये कुंडली बहुत अच्छी है। लेकिन अ, अब हम आप सभी जानते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने चंद्रमा को इतना ज़्यादा बल क्यों दिया है, क्योंकि अगर आपका मन कमज़ोर है, मन खराब है और बाकी सारी चीज़ें अच्छी है, तो कोई फ़र्क नहीं, इसका कोई मतलब मायने ही नहीं है कि आप बाकी सारी चीज़ों का करेंगे क्या। सेम चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आप बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपका चंद्रमा ही कमज़ोर है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता कि आप कितना आपने अचीव किया और कितनी अच्छी कुंडली है। इसीलिए बहुत सारे ज्योतिषों को आप कहते हुए देखेंगे कि अगर सूर्य और चंद्रमा कुंडली में खराब है तो कुंडली कितनी भी अच्छी हो वो फलित नहीं होता। यहाँ पे मैं कहूँगा फलित तो होता है, लेकिन वो उल्टे तरह से होता है, आप अपनी बुद्धि गलत तरीके से यूज़ करते हैं। एक और योग अगर यहाँ पे देखें, चंद्रमा का एक और मतलब कि एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे चंद्रमा जो है वो छठे का स्वामी होता है, छठे का स्वामी होकर के 12वें में चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि लोन लेकर के, लोन अगर आप लेते हैं तो उससे उल्टा आपको नुकसान ही होगा, उससे आपका फायदा नहीं होगा। ये एक तरह से कुछ लोग बोलेंगे कि ये एक विपरीत राजयोग बन गया, लेकिन आपको समझना होगा कि विपरीत राजयोग कौन से ग्रह अच्छे से बना सकते हैं। चंद्रमा 12वें घर में कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, वो मन को बहुत ही कमज़ोर बना देता है। वो अपनी सुख सुविधाओं की तरफ आपको ढकेल देता है, ये सोचे बगैर कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। तो यहाँ पे ये समझना होगा, अगर यही मान लीजिए कि ये चंद्रमा एकादश भाव में चला रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है चंद्रमा की प्लेसमेंट एकादश भाव में, और यहाँ अगर छठे का स्वामी होकर के यहाँ चले जाए, तो मतलब कि ये होता है कि अगर आपने बहुत लो स्टेट से भी, या फिर मतलब कि एक होता है एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से भी अगर आपने शुरू किया होगा, तो लाइफ में आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। और अगर यहाँ पे इसका ऐसा है कि अगर छठे का स्वामी 12वें में, तो लोन लेकर के आप अपना ही सत्यानाश कर देंगे।
तो ये तो रही कुंडली की बात। ये तो रही सारे ग्रहों की बात। अब यहाँ पे अगर विंशोत्तरी दशा के हिसाब से देखें तो 2022 के आसपास इनको शनि की महादशा खत्म होने वाली है। मकर राशि है इनका, अभी मकर राशि में शनि भी चल रहा है, तो सिचुएशन इनके लिए तो अच्छी है नहीं, कहीं किसी भी तरीके से अच्छी हो नहीं रही है। इसके बाद इनको बुध की दशा शुरू होगी, लेकिन बुध के दशा में भी जो पहला पार्ट है उसमें इनको साढ़े साती चल रही होगी। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इनका साढ़े साती जो है वो अराउंड 2025 में ख़त्म हो रहा है। 2025 के आसपास या 2025 से थोड़ा सा पहले वो ख़त्म हो रहा है, और 2024-25 में ही इनको बुध में केतु लग रहा है। अब ये जो फेज़ होगा ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कष्टदायक होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। उसका ये कारण है कि बुध यहाँ पे इनका अष्टम का स्वामी बनता है, एकादश भाव में बैठा है, जो कि एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं है यहाँ पे। एक तरह से आप आकस्मिक लाभ के लिए आप बोलोगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। और खास तौर पे केतु की प्लेसमेंट, केतु यहाँ पे चौथे घर में है, विच शोज कि नो साइंस ऑफ रिकवरी, या फिर आप किसी फिजिकल एलिमेंट में फंस गए और उसके कारण आपका रिकवरी ना हो पाए। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि अराउंड 2024-25 यहाँ पे इनके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इश्यूज है, और यहाँ पे जा करके इनके लिए एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी साढ़े सात ही है, इसीलिए मतलब अ, जिस सिचुएशन में अभी ये है वैसे ही बना रहेगा। लेकिन इसके बाद जो मेजर इश्यूज है इनका 2024-25 में जा करके बहुत ज़्यादा इश्यूज इनको आएंगे। वहाँ पे साढ़े साथी का ऑलमोस्ट एक टर्निंग पॉइंट होगा, मोर और लेस वो ख़त्म ही हो रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पे मरकरी में केतु, विच सजेस्ट कि इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है वो फेस। यहाँ पे शायद हेल्थ को बहुत ज़्यादा खराबी, और इट कुड बी इवन वर्स। मैं पूरी तरह से स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि क्या है, बट आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। और जहाँ तक रही बात की लोन रीपेमेंट की, वो लोन रीपे कर पाएंगे कि नहीं, तो यहाँ पे तो कुंडली में कोई ऐसा योग बन ही नहीं रहा है। योग एक ही तरह से बनता है अगर आपका छठे का स्वामी किसी अच्छे जगह पे प्लेस्ड हो, या फिर कुछ एक ऐसा योग बना रहा हो जो ये दर्शाता है कि हाँ लोन की पूरी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए वो लोन रीपे तो नहीं हो रहा है इनका, वो एक बैड डेट में चला जाएगा। तो ये था मेरा एनालिसिस इनकी चार्ट का। लेट मी नो आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, और आपका क्या विचार है इनके चार्ट में। टू लाइक द वीडियो, कमेंट, और इसको शेयर भी कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।